हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम इम्पोर्टेंट टर्म्स देख रहे थे फेज रूल के लिए। जो गिब्स का फॉर्मूला है F = C - P + 2, तो हम देख चुके थे कंपोनेंट क्या है, फेज क्या है, और हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बात कर रहे थे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो बेसिकली कंपोनेंट और फेज पे डिपेंड करेगी। जैसे अगर एक लास्ट में हमने बात की थी कि अगर मान लो एक गैस है, गैस भरी है किसी सिस्टम में, तो उसके लिए आप देखिए एक कंपोनेंट हो गया, एक सिंगल गैस भरी है, ये कंपोजिशन उसका सेम है, तो मान लो कार्बन डाइऑक्साइड भरी है तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है तो कंपोनेंट एक हो गया, और अवस्था फेज भी एक है। तो उसे बताने के लिए कंपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, कंपोजिशन तो हमें पता ही है, जो उसका कंपोनेंट है वही उसका कंपोजिशन है। तो उसको क्या चाहिएगा, टेम्परेचर और प्रेशर, जो दो वेरिएबल हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। अब अगर इसमें दो गैसेज हैं, तो जैसे ही आप इस फेज तो एक ही है, गैस फेज है, बट दो नाइट्रोजन और आपने मान लो क्लोरीन लिया, तो दो गैस हैं तो कंपोनेंट दो हो गए, तो आपको दोनों की कंपोजिशन भी बतानी पड़ेगी। तो यहाँ ये जो सिस्टम होगा ये क्या हो गया, ट्राई वेरिएंट हो गया, 3 वेरिएंट चाहिए इसको। ऐसे ही अगर आप एक सिस्टम लें, उसमें लिक्विड जैसे वाटर ही है, H2O लिक्विड, और ये गैस फेज में है, तो यहाँ पे दो फेज हैं, कंपोनेंट एक है और फेज कितनी है, 2 हैं। तो एट ए टाइम आप टेम्परेचर या प्रेशर एक को ही वेरी कर सकते हैं। दूसरा, ऑटोमेटिकली एक फिक्स टेम्परेचर पे इस सिस्टम में जो वेपर प्रेशर होगा वही उसका प्रेशर होगा सिस्टम का, वो जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा, मोनोवेरिएंट। अब मान लो सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड भी हो, 3 फेज अगर एक साथ हैं, तो ये वाटर के लिए एक कंपोनेंट के लिए 3 फेज मैक्सिमम अगर एक साथ हो, तो कोई ऐसी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है जो अवेलेबल होगी। कहने का मतलब ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन पे ही संभव है। मतलब उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत स्पेसिफिक होगा, उस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर के कॉम्बिनेशन पे ही आपको क्या मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस का तीनों का ट्रिपल पॉइंट मिलेगा। ऐसा पॉइंट जिस पर कि तीनों फेजेस एक साथ एग्जिस्ट करती हूँ। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, अगर कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है तो उसको बोलते हैं इनवेरिएंट, कोई वेरिएंट नहीं है। अगर एक हो तो मोनोवेरिएंट या यूनिवेरिएंट, अगर 2 हो तो बाईवेरिएंट, 3 हो तो ट्राईवेरिएंट। तो जितने ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी उसके हिसाब से उसका नाम होगा। अब अगर आप कोई सिस्टम स्टडी कर रहे हैं तो उस सिस्टम में ग्रेटर द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, जितने ज़्यादा कंपोनेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होंगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर गिवन नंबर ऑफ फेजेस। आपने फेज तय कर दी कि ये 2 फेज में ही है सिस्टम। अब उन 2 फेज में अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट ज़्यादा होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरा, अगर आप बात करें फेज के रेस्पेक्ट में, तो ग्रेटर द नंबर ऑफ फेजेस स्मॉलर द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर गिवन कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, तो कहने का मतलब फेज अगर बढ़ेंगी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगी, कम होंगी। तो देखें हम, जैसे अगर गैस फेज थी अकेली, एक ही फेज थी तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी। 2 फेज होते ही 1 डिग्री ऑफ प्रेशर, या और तीनों फेज अगर वाटर की प्रेजेंट है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 0। इनवेरिएंट हो गया सिस्टम, कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल नहीं है। तो अगर नंबर ऑफ फेजेस ज़्यादा हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगी, कम होंगी। और अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट ज़्यादा हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगी, किसी पर्टिकुलर फेज के लिए 0। फॉर अ गिवन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स द नंबर ऑफ फेजेस इज मैक्सिमम व्हेन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 0। या बोलें कि अगर सिस्टम इनवेरिएंट है,
अगर सिस्टम इनवेरिएंट है तो गिवन नंबर में मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस जहाँ होंगी वहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रख के, और सिस्टम ये बहुत बार न्यूमेरिकल्स आते हैं कि ये दिए गए सिस्टम में आप बताइए कि कितनी फेजेस हैं, कितने कंपोनेंट हैं। तो कंपोनेंट के कुछ एग्जांपल हमने सॉल्व किए थे। फेजेस हमें पता है, जो उसके ब्रैकेट में लिखा है वो उसकी फेजेस हैं, और सॉलिड जितने तरह के सॉलिड होंगे उतनी तरह की फेजेस होंगे, तो फेज भी हमने की है। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको थोड़ा सा ये आइडिया लगे कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे अगर हमारे को एग्ज़ाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन फेस करना पड़ता है। मान लीजिए आपको दिया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, सॉल्यूशन वर्ड आते ही सिस्टम होमोजीनियस हो गया, और जब सिस्टम होमोजीनियस है तो वहाँ एक होमोजीनियस जो है सिस्टम या एक होमोजीनियस पार्ट है वो एक फेज बनाता है। जब हमारा पूरा सिस्टम ही होमोजीनियस है तो फेज हो गई एक, तो फेज हमारे पास एक है। कंपोनेंट ग्लूकोज, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, तो सॉल्यूशन बनाया है तो क्या चाहिएगा, ग्लूकोज और साथ में चाहिए H2O, तो कंपोनेंट हो गए दो, फेज हो गई एक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएंगी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगी 3, 2 - 1 + 2, 2 2 4 - 1 3। तो इस सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी 3। एक सिस्टम जो हमने बहुत डिटेल में उसके कंपोनेंट्स निकाले थे, उसको वापस राइट डाउन करता हूँ मैं। CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड और CO2 गैस। अगर ये सिस्टम दे रखा है और आपके पास कि भाई एक तंत्र है जिसमें 3 पदार्थ हैं, अगर इनमें किसी तरह कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, आपको ये अगर स्टोकियोमेट्री डिफाइन नहीं है, तो 1, 2 और 3 कंपोनेंट हैं, तीनों अलग अलग हैं और 3 कंपोनेंट, तो C बराबर हो गया 3। फेज़ आपको देखेंगे आप, तो फेज़ आपको कितनी दिखाई दे रही हैं इसमें, अगर आप फेज़ देखेंगे तो मैंने कहा था कि सॉलिड के क्रिस्टल्स अलग अलग होते हैं, यू कैन आइडेंटिफाई देम। तो 2 सॉलिड हैं तो 2 फेज ये और एक गैस है तो 3, तो फेज़ भी कितनी है 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितनी होंगी, तो 3 - 3 + 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास होंगी 2। लेकिन अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, जो हमने एक इक्वेशन लिखी थी कि एक फेज रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3, तो CaO + CO2, तो ये गैस हो गया, ये सॉलिड हो गया। तो फेजेस तो अभी भी सॉलिड और गैस 3 फेज हैं, सॉलिड अलग अलग फेज होती हैं, तो फेज तो अभी भी 3 है, लेकिन कंपोनेंट कितने हो गए 2। हमने कहा था ना किन्हीं भी 2 से आप तीसरे को डिफाइन कर सकते हैं, तो कंपोनेंट हो गए 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई 2 - 3 + 2, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएंगी, सॉरी क्या लिखा मैंने, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएंगी 2 - 3 + 2, तो 4, तो +1, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी 1। तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम इस परिस्थिति में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी 1, तो मोनोवेरिएंट हो जाएगा सिस्टम। यहाँ सिस्टम क्या है बाईवेरिएंट। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो दिया गया है वो सिस्टम कैसा है। हम एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। एग्जांपल है कि आपके पास है Fe सॉलिड रिएक्ट्स विथ H2O गैस, और ये बनाता है FeO सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये एक आपके पास सिस्टम अवेलेबल है। अब अगर आपने पिछली क्लासेस देखी, हमने केमिकल इक्विलिब्रिया पढ़ा है, तो केमिकल इक्विलिब्रिया में सॉलिड फेज है उसका कोई लेना देना नहीं है। अब जब Kp Kc कैलकुलेट करते हैं तो हम सिर्फ सॉल्यूशन या गैस फेज को कंसिडर करते हैं। जब Kp कैलकुलेट करते हैं सिर्फ गैस फेज को। तो आपके पास टोटल फेजेस कितनी हैं, तो आप अगर फेज देखें इसमें, तो फेज कितनी है इस जो हमारा सिस्टम है इसमें फेजेस कितनी हैं,
1, 2 और 3। तो हमारे पास जो फेज हैं उनका नंबर है 3। और अगर हम देखें कंपोनेंट कितने हैं, तो डायरेक्टली देखने पे हमें दिख रहा है कि कंपोनेंट इसमें 4 हैं, एक Fe, FeO, H2 अलग है और H2O, तो टोटल कंपोनेंट 4 हैं। बट अगर जैसा मैंने अभी इक्विलिब्रियम का एग्जांपल दिया, तो Kp इक्वल्स टू क्या होगा, Kp इक्वल्स टू होगा H2 गैस डिवाइडेड बाई H2O गैस। दैट मीन्स अगर आपके पास एक डिफाइंड है तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिफाइन हो जाएगी। तो आपको सिर्फ कितने कंपोनेंट डिफाइन करने हैं, 3, 1, 2 और ये तीसरा। एक डिफाइन होते ही विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तीसरा ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाए। तो कंपोनेंट कितने हो गए, कंपोनेंट हो गए 3, कंपोनेंट हो गए 3। और फेज जो है वो है हमारे पास 3। गैस जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस, एक ही फेज होता है, गैस ऑलवेज एक फेज होती है। सॉलिड अलग अलग तरह के होते हैं। लिक्विड्स अगर मिसिसिबल हैं तो सिंगल फेज है, इमिसिसिबल हैं तो अलग अलग फेजेज हैं। सॉलिड है, सॉलिड ऑलवेज अलग अलग फेज बनाते हैं। तो 1, 2 फेज और एक गैसेज की, तो 3 फेज। तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 - 3 0 + 2 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिली आपको 2। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस में 2 मार्कर्स में आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको ये जो गिब्स लॉ है, इसमें जो सवाल दिया गया है, क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को बहुत तसल्ली से आपको देखना है और देन आफ्टर आप उसे सॉल्व करें कि जो दिया है वो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में है कि नहीं है। अगर स्टोइकियोमेट्री डिफाइंड है तो आप इजीली सिस्टम में एलिमिनेट कर सकते हो एक आधा कंपोनेंट, जैसा इस फेज में हो रहा है। अगर ये तीनों स्टोइकियोमेट्री डिफाइंड नहीं है तो ये तीनों अलग अलग हैं, क्योंकि हो सकता है CaO और CO2 के कॉम्बिनेशन से CaCO3 बनता है, लेकिन CaCO3 एक्सेस में है। तो जो एक्सेस में है उसको ये दोनों डिफाइन नहीं कर सकते। तो आपके पास 3 कंपोनेंट हो गए। लेकिन अगर ये स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में है तो आपका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली आप KClO3 इसका डिकम्पोजिशन देखें तो 2KClO3 + 3O2 ये गैस हो गया, है ना, ये दोनों सॉलिड हो गए। अगर इस सिस्टम को देखें तो आपसे पूछा जाए कि इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो कंपोनेंट जो है यहाँ कंपोनेंट कितने होंगे, 1, 2, 3, लेकिन स्टोइकियोमेट्री क्या है, डिफाइंड। आपको एक फेज रिएक्शन दी है, न कि अगर ये ऐसे लिख के दिया होता KClO3 सॉलिड कोमा KCl सॉलिड कोमा O2 गैस, फेज डिफाइन करें, तो आपको नहीं पता ये किस रेशो में है। बट आपको एक अगर इक्वेशन दी है, दैट मीन्स ये फेज रिएक्शन है और इस फेज रिएक्शन में ये जो गिवन स्टोइकियोमेट्री है उसी रेशो में प्रेजेंट है। तो अगर स्टोइकियोमेट्री डिफाइंड है तो आप किन्हीं भी 2 की मदद से तीसरे का, जैसे मैं सिर्फ KCl और O2 को कंसिडर करूं तो 2KCl + 3O2 बराबर है 2KClO3। 2KCl है तो 2KCl बराबर है 2KCl + 0O2, है ही नहीं ऑक्सीजन। और O2 की अगर बात करें तो 0KCl + 3O2। तो आपको सिर्फ KCl और O2 की मदद से आप तीनों कंपोनेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो कंपोनेंट हो गए 2, ये सॉलिड 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 अलग अलग होते हैं दोनों, तो 2 फेज ये और एक गैस, 3 फेज, P = 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, F, तो 2 - 3 - 2 सॉरी +2, 2 + 2 4 -3 = 1। तो ये कैसा सिस्टम होगा, ये सिस्टम होगा मोनोवेरिएंट। और अगर ऐसा दिया हो तो ये क्या हो जाएगा, बाईवेरिएंट। सिमिलरली जैसे ये अलग अलग दिए थे तो ये बाईवेरिएंट था, और अगर ये इक्वेशन में है तो ये मोनोवेरिएंट। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट F, C एंड P। ओके, थैंक्स।